हेलो फ्रेंड और स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था। सीरीज रेजोनेंस में हम लोगों ने बैंडविड्थ, क्वालिटी फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना सीख लिया था। आज हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की। देखिए, पैरेलल रेजोनेंस की पहली कंडीशन यहाँ लिखी है कि यूनिटी पावर फैक्टर होना चाहिए। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब cos phi इक्वल टू 1। ये यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन होती है। ठीक है, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर होता है। जब cos phi इक्वल टू 1 होगा तो हम यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारा जो एक्सल होता है वो एक्सी के बराबर होता है। वही है जो आप सीरीज रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ते थे। साथ ही यहाँ जो इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज इक्वल हो, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। वही सीरीज रेजोनेंस वाली कंडीशन इसमें भी फॉलो होती है। अब हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़े यहाँ पे मिस्टेक हुई। यहाँ रजिस्टेंस और इंडक्टेंस को हमने सीरीज में ऐड कर रखा है, ठीक है, और कैपेसिटर को मैंने इसके पैरेलल कनेक्ट कर रखा है। तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड अनदर ब्रांच कैपेसिटर सी इज कनेक्टेड टू पैरेलल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। और वही जो पूरा सर्किट को हमने एक वोल्टेज से पैरेलल कनेक्ट कर दिया। तो कह सकते हैं तीनों चीज़ें आपस में क्या हो गई, पैरेलल कनेक्ट की। जब ये पैरेलल करंट हो गया तो इस वोल्टेज से मैंने करंट फ्लो करा दिया, तो करंट देखो बटी गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट हो गया और करंट चेंज हो रही है। जबकि मैंने सीरीज रेजोनेंस पूरा पढ़ा था, हमने सीरीज रेजोनेंस में वोल्टेज को हम लोग वेरी करा रहे थे और करंट को कांस्टेंट रख रहे थे। देखिए, ये डिफरेंस आ गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा तो हमने यहाँ पे जो सी है, तो वहाँ पे जो करंट जाएगी उसे IC, और जो RL में करंट जाएगी उसे हम IL करंट कह देंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं इंडक्टिव करंट, मतलब RL में जो करंट होगी वो क्या कहलाएगी, IL बराबर V अपॉन ZL। और ZL क्या है, ZL बराबर R स्क्वायर प्लस का XL स्क्वायर। मतलब ये RL सर्किट करा रहा है, इसको हम RL सर्किट कह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम RL के फॉर्म में बात कर रहे थे। अब यहाँ जो कैपेसिटर में C में जो करंट जा रही है IC करंट है। अब यहाँ C अकेला है, तो कह सकते हैं ये हमारा क्या होगा, ये हमारा केवल C के फॉर्म में वर्क करेगा। ठीक है, जैसे ऊपर RL के फॉर्म में काम कर रहा है, तो ये प्योरली C के फॉर्म में काम करेगा। तो लिखेंगे कैपेसिटिव करंट IC बराबर V अपॉन XC। XC क्या है, 1 अपॉन ओमेगा C। XC क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने लकीर खींच लेता हूँ, मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा। इस सर्किट का फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए, ध्यान समझिए, क्योंकि इस प्रूवमेंट में मुझे ये दो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन A और इक्वेशन B। और इक्वेशन A इक्वेशन B के लिए मुझे ये फेजर डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग सीरीज रेजोनेंस पढ़ रहे थे। सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर तीनों को निकालने के लिए अलग अलग स्टेप्स थे। मतलब वो तीनों एक किसी से रिलेट नहीं कर रहे थे। बट हमारा पैरेलल रेजोनेंस में ये एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं, रिलेट करते हैं। इसीलिए हमको यहाँ पे हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे पे करना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रखा, तो मैंने वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट रखा, तो स्ट्रेट लाइन हमने खींच ली वोल्टेज के फॉर्म। वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करेंगे, अब IC और IL के फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट और वेरी करेगा। तो पहले हम प्योर C की बात करते हैं। तो हमने आप लोग को प्योरली R, L और C पढ़ा रखा है। तो जब प्योरली C की हम बात करें, तो प्योरली C के केस में हमने ये देखा था कि जब हमारा करंट वोल्टेज कांस्टेंट था, तो प्योर C केस में हमारा करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। और कितना एंगल लीड कर रहा, 90 एंगल लीड कर रहा था। तो हमने 90 एंगल को लीड करा दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब बात करते हैं RL की। RL केस में हमने पढ़ रखा है कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो IL क्या करेगा, लैग करेगा। तो हमने लैग करा दिया, तो मैंने इसको 5 एंगल लैग करा दिया। इसको क्या कर दिया, 5 एंगल हमने लैग करा दिया। ये 5 एंगल हमारा लैग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, हम इसको फिर कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखो, ये जो IL है, हमने IL को के फॉर्म में हमने IL और IC का रिजल्टेंट बनाया। IL IC जब रिजल्टेंट बनाया, तो ये रिजल्टेंट इस वोल्टेज साथ अप्रॉक्स इन फेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स इन फेज हो जाता है। इन फेज का मतलब कि ये V के साथ ही आ जाता है, अप्रॉक्स आता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ V के, तो यहाँ पे ये दोनों को मिला के हमने यहाँ पे रिजल्टेंट I बना दिया। अब ये रिजल्टेंट I V के साथ हमारा क्या, अप्रॉक्स इन फेज हो जाता है। देखिए, मैं अप्रॉक्स इन फेज इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ एंगल का शिफ्टिंग रहता है, बट हम लोग मान लेते हैं कि V के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जब बना लिया, तो हम
अब आई एल के दो कंपोनेंट तोड़ते हैं। एक होता है आई एल कॉस फाइल जो कि इस वी के साथ ही रहता है, और एक तोड़ते हैं आई एल साइन फाइल जो कि आई एल कॉस फाइल से 90 डिग्री नीचे हो जाता है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे अब बनाते हैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से सबसे इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन, ये जो लाइन है इस लाइन को देखिए, यहाँ वोल्टेज वी भी है, करंट आई भी है, और इसी लाइन में आई एल कॉस फाई एल है। तो ये वी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो वोल्ट वी को हम कुछ कर सकते नहीं है। तो बट यहाँ पे हमने देखा जो आई है इसी में, तो इसी लाइन में आई भी है, इसी लाइन में आई एल कॉस फाई एल है। वी को हम ले नहीं सकते क्योंकि वी कांस्टेंट है, तो हम आई बराबर आई एल कॉस फाई ले सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई एल कॉस फाई एल। क्वेश्चन नंबर ए बन गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो मैंने इसका सेकंड कंपोनेंट तोड़ा था उसको लेके चलते हैं। तो पहली इक्वेशन तो मेरी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन बात करते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन क्या इस लाइन के बराबर हो सकती है, क्योंकि जैसे आमने सामने है, तो यदि इनको हम बराबर मान सकते हैं तो कह सकते हैं ये भी लाइन क्या हो जाएगा, आई एल साइन फाई एल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, इन चारों को आपस में मिला दी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन और इस लाइन को। तो अब गौर से देखेंगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनाता है। इसका मतलब क्या कि ये जिसके आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो हमेशा बराबर, ये इसके बराबर होगी और ये जो होगी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये जो आई सी है ये आई एल साइन फाइल के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं आई सी बराबर आई एल साइन फाई एल। तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन नंबर बी फेजर डायग्राम से मिल जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमें आई की वैल्यू पता है, आई एल की वैल्यू पता है, आई सी वैल्यू पता है, बट ये साइन और कॉस की वैल्यू तो पता नहीं है। तो हम इनके लिए क्या करते हैं, आर एल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आर एल ट्रायंगल बनता कहाँ से, इसके अकॉर्डिंग बनता है आर एल ट्रायंगल। तो हमने आर एल ट्रायंगल बनाया। अब आर एल ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, तो हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल का स्क्वायर, ये होता है। तो हम जानते हैं, तो ये जेड जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं जेड एल हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जेड एल रहेगा, थोड़ी ये जेड एल हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा नीचे हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा हमारा एक्सएल। ठीक है, बात सही। तो अब हम जानते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, एल ए एल के ए पढ़ा है। तो यहाँ एल और अपॉन के क्या होता है, ये साइन के फॉर्म में होता है, ये कॉस के फॉर्म में होता है, ये टेन के फॉर्म में होता है। तो साइन फाई एल की बात करते हैं। साइन फाई एल क्या हो जाएगा, एल अपॉन के, एल मतलब कि एक्सेप्ट, और के का मतलब हो गया हमारा ये जेड एल। तो मैंने जेड एल कर लिया। अब बात कर रहे हैं यदि कॉस फाई एल की, तो ये ए अपॉन के होगा, ए मतलब कि बेस हमारा, तो आर अपॉन जेड एल, तो ये जेड एल हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम साइन और कॉस की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं। जब मुझे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना तो इक्वेशन नंबर ए को यूज़ करेंगे हम, कि बी को यूज़ करेंगे, नहीं, इक्वेशन नंबर बी को यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन नंबर बी हमारी क्या हो जाएगी, आई सी बराबर आई एल साइन फाई एल हो जाएगी। आई सी बराबर वी अपॉन एक्स सी होता है, आई एल बराबर वी अपॉन जेड एल होता है, और साइन फाई एल हमने निकालते हैं एक्स एल अपॉन जेड एल होता है। ये वी आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये वी क्या आपस में क्रॉस कर जाएंगे। हमारे पास बचे क्या, जेड एल को आपस में मल्टीप्लाई करिए, जेड एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्रॉस करके ऊपर ले जाइए। तो जब क्रॉस कर लें तो जेड एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सएल इंटू एक्सी, एक्सएल इंटू क्या हो जाएगा, एक्सी। आप इन को मल्टीप्लाई करके ऊपर शिफ्ट कर दीजिए और ये ऊपर अपने चला जाएगा। तो यहाँ एक्सएल क्या, ओमेगा एल, एक्सी क्या, वन अपॉन ओमेगा से हम जानते हैं। तो ओमेगा ओमेगा कट गया, बचा क्या, एल अपॉन सी। तो जेड एल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी हो गया। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, जेड एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इसको मैंने इक्वेशन इसलिए माना क्योंकि आगे ये यूज़ होता है कई जगह पे, इसलिए हमने इक्वेशन फॉर्म में दिखा रखा है। अब इस जेड एल जगह हमने इस वैल्यू को पुट किया, तो हम जैसे पुट किया तो हमारे पास बन के सामने आ गया। तो हम जानते हैं एक्सएल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर होता है जेड एल बराबर, इसका स्क्वायर हो गया एल अपॉन सी। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा एल अपॉन सी। आर को मैंने उधर शिफ्ट किया तो एल अपॉन सी माइनस का आर स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं एक्सएल क्या होता है, 2 पाई एफ एल होता है, तो पुट कर दिया एक्सएल जगह 2 पाई एफ एल का स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी माइनस का आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी माइनस का आर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को छोड़िए, बाकी सबको नीचे शिफ्ट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया, बाकी 1/4 पाई स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे, और ये अपने आप अंदर रहेगा। एल स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एल अपॉन एल स्क्वायर अपॉन सी माइनस का आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इससे ये कटेगा, बचेगा 1/LC, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हमारा 4 पाई स्क्वायर रहेगा।
हम यहाँ मान लेते हैं जो एफ है वो क्या है, एफ आर, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं तो उसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए एफ आर मान लिया। देन एफ आर इक्वल टू, अब ये स्क्वायर फॉर्म में था, स्क्वायर हटाओ तो ऊपर पे अंडर रूट आ जाएगा, पूरे में अंडर रूट आ गया। 4 का अंडर रूट 2 और पाई स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, पाई होता है। तो ये हमारा हो गया एफ आर इक्वल टू 1/पाई अंडर रूट 1/LC मैथ्स का आर स्क्वायर LC। यही हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, अब इसी में हम डायनेमिक इम्पिडेंस की बात तुरंत कर लेते हैं। डायनेमिक इम्पिडेंस होता है क्या, टू फाइंड द इम्पिडेंस ऑफ द वी मेक यूज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आई बराबर आई एल कॉस फाइल हो गया, आई वी अपॉन जेड, आई एल वी अपॉन जेड एल और कॉस फाइल आर अपॉन जेड एल हो जाता है। यहाँ पे हमने वी को क्रॉस कर दिया, 1/जेड इक्वल टू आर स्क्वायर आर अपॉन जेड एल का स्क्वायर हो गया। अब जेड एल यदि हम इसको इंटरचेंज करें, जेड ऊपर जाएगा तो जेड एल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, आर नीचे आ जाएगा। तो यही हुआ हमने, हम जानते हैं जेड स्क्वायर एल अपॉन सी होता है, पीछे मैंने आपको बता रखा था, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो जेड बराबर क्या हो गया, एल अपॉन सी आर। ये जो जेड है ये हमारा डायनेमिक इम्पिडेंस कहलाता है, इसलिए जेड को जेड डी मान लेते हैं, जेड डी बराबर एल अपॉन सी आर, यही हमारा डायनेमिक इम्पिडेंस कहलाता है। ये जो इम्पिडेंस होता है इधर लिखा है, द इम्पिडेंस ड्यूरिंग द पैरेलल रेजोनेंस इज वेरी लार्ज। इस कंडीशन हमारा जो होता है इम्पिडेंस लार्ज होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन जेड डी। ये हमारा रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज और जेड डी डायनेमिक इम्पिडेंस के बीच में। अब इसी में हम क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं पैरेलल के। तो पैरेलल सर्किट यूज टू मैग्नीफाई द करंट इज नोन एज अ करंट रिजोनेंस। हम इसको करंट रिजोनेंस या करंट मैग्निफिकेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जबकि सीरीज में हमने वोल्टेज डिवाइड था इसलिए वोल्टेज मैग्निफिकेशन कह रहे थे। तो करंट मैग्निफिकेशन क्या होता है, करंट इन इंडक्टिव सर्किट अपॉन सप्लाई करंट आई। तो आई मैग्निफिकेशन आई एल अपॉन आई। आई एल क्या होता है, वी अपॉन जेड एल, और आई क्या होता है, वी अपॉन जेड डी, जो हमने पीछे भी देखा है। पुट कर दिए वी अपॉन जेड एल अपॉन वी अपॉन जेड डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वी अपॉन जेड एल इंटू जेड डी अपॉन वी हो जाएगा। वी काटोगे तो जेड डी अपॉन जेड एल बचेगा। जेड डी क्या है, एल अपॉन सी आर, और जेड एल क्या है, अंडर रूट एल अपॉन सी। पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये आधा एल है, ये पूरा एल है, कटेगा बचेगा क्या, आधा एल, तो आधा एल ये हो गया। ये आधा सी, ये पूरा सी, ये आधा सी, कटेगा बचेगा आधा सी, तो ये आधा सी हो गया। आर हमेशा वहीं रहेगा, तो ये हमारा हो गया क्या, क्वालिटी फैक्टर या करंट मैग्निफिकेशन इन पैरेलल सर्किट। ठीक है।